तब तक ये राजनीतिक गंदगियां या राजनीतिक गंदगी जो ऊपर में बैठे हुए लोग फैला रहे हैं, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे नीतीश जी हो, चाहे तेजस्वी जी हो, जो लोग विकास को मेन मुद्दा नहीं मानते हैं, समझ में नहीं आती कि सरकारें बदलते ही सीबीआई हो, ईडी हो या विकास का आर्थिक इंडेक्स हो, ये चीज़ें सरकार अपने हिसाब से चीज़ों को मूव कराती है। जो नौटंकी जो होती है, ये आज़ाद भारत में जो मौलिक अधिकार, कौन क्या खाएगा, कौन क्या पिएगा, अगर ये सरकारें डिसाइड करेंगी। आर में जो डुप्लीकेट शराब पी के लोग, जहरीली शराब, डुप्लीकेट शराब पी के मर रहे हैं, पीने वाले पी ही रहे हैं, कि एक राज्य को एक मास इंडेक्स पे, मास लेवल पे अपने राजस्व की क्षति उठानी पड़ती है। रोजगार का मतलब ये नहीं होता है कि रोजगार मुहैया कराने का मतलब सबको सरकारी नौकरी ही दी जाए। आप लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, बंद पड़े उद्योग धंधे, इसके जरिए जितना इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करते हैं, तो उसमें लेबर हो, मैनेजमेंट लेवल हो, मतलब हर जगह लोगों की जरूरत पड़ती है, स्किल्ड आदमी, अनस्किल्ड आदमी जो भी होता है। शायद राजस्व सृजन के लिए कुछ ऐसी जगहों को आपने नगर पंचायत बना दिया जो शायद पंचायत लेवल पे भी अपनी जरूरतें या अपनी मापदंड पूरा नहीं कर रहे थे, आपने नगर पंचायत घोषित कर दी। तो बीजेपी की एक बहुत बड़ी समस्या है ये चेहरा का संकट उनके पास हमेशा से रहा है। आपको मोदी और योगी जैसे लोगों को चेहरा बनाना पड़ता है। बिहार में नीतीश और तेजस्वी की सरकार है और खासकर कहें तो युवाओं के लिए दिखता हुआ बहार है, क्योंकि वैकेंसी निकाली जा रही है। तेजस्वी यादव ने जिस तरह का वादा किया था जब जो चुनावी मैदान में थे, और जब उन्हें उप मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली, नीतीश कुमार जब उनके साथ आए हैं, तो उन्होंने भी रोजगार को लेकर के स्पष्ट शब्दों में कहा था कि वो कोशिश करेंगे, और वो कोशिश कहीं ना कहीं साकार होती हुई भी नजर आ रही है। कई सारे विभाग में भरपूर मात्रा में वैकेंसी निकाली गई है, लेकिन इसके पीछे एक सवाल है, क्या जब जदयू और बीजेपी एक साथ थी तो वो सरकारें ये काम क्यों नहीं कर पा रही थी, और जब आरजेडी के साथ नीतीश कुमार आए हैं तो लगातार वैकेंसी निकाली जा रही है और युवाओं की उम्मीदें भी सरकार से बंधती हुई दिखाई दे रही है। इन विषय पर उपजे हुए सवालों का जवाब लेने का कोशिश हम करेंगे डॉक्टर विजय रंजन सर से। सामाजिक विश्लेषक हैं, राजनीतिक पकड़ रखते हैं, सूझबूझ रखते हैं, इन सारी विषयों पर अच्छी बातें रखने के लिए जाने जाते हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है जी। सर, पहला जवाब लेना चाहेंगे कि जो चीजें वैकेंसी निकाली जा रही है तेजस्वी और नीतीश कुमार की संयुक्त सरकार में, वो चीजें बीजेपी और जदयू में क्यों नहीं हो पा रही थी? बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। बीजेपी की सरकारों ने तो केंद्र से लेकर राज्य तक बहुत सारी नौकरियां देने की बातें करी, और ये समझ में नहीं आया कि पिछले 15 साल में, अगर 2-3 साल छोड़ दो, 15-17 सालों में, तो जहाँ तक रोजगार की सवाल है, सरकारी नौकरियों का सवाल है, तो ले दे के वो नियोजित शिक्षकों का अगर छोड़ दिया जाए, थोड़ा बहुत पैरामेडिकल, थोड़ा बहुत ITI मंगली को छोड़ दिया जाए, तो कभी ये लोग नौकरियाँ दे नहीं पाए। और मेरा मानना ये रहा है हमेशा से कि बीजेपी को सिर्फ लगता है कि हिंदू मुस्लिम करके जीवन चल ही जाएगा, लोग उसी धर्मांधता में बिजी रहेंगे, और नीतीश जी को लगता था कि पिछड़ों को 2-3 टुकड़ा कर दो, हम कोई मतलब ये जो जाति और धर्म का चक्र था, और जिसकी वजह से वो लोग 15-17 साल से मलाई मार रहे थे, तो उसके आधार पर उनके लिए शायद रोजगार एक नंबर के प्रायोरिटी में नहीं रहा होगा। और रही बात तेजस्वी और आरजेडी, तो इन लोगों का तो पूरा का पूरा बेसिक चीज़ ही बड़ा अजीब टाइप का नैरेटिव सेट रहा है मीडिया के जरिए और कुछ लोगों के जरिए कि ये लोग जंगल राज वाले लोग हैं, ये हैं, वो हैं। तो हो सकता है कि इस बार उनकी जो नई पीढ़ी है पॉजिटिवली परसेप्शन, क्योंकि उनका पेट, मतलब आरजेडी वालों का पेट बहुत ज्यादा जाति यादव इस करने से नहीं चलेगा, लेकिन बीजेपी वालों का तो बिल्कुल काम आसानी से चल रहा है पूरे भारतवर्ष में, और जदयू वाले का काम भी बड़ी आसानी से चल रहा था। तो संभवतः यही होगा। रेवेन्यू जनरेशन, जिससे शराबबंदी को लेकर क्या संभावनाएं देख रहे हैं, क्योंकि आरजेडी दोनों जब मौका आया है तो दोनों चीजों पे वो पक्ष रखती आई है। कभी वो शराब, जब नीतीश कुमार सत्ता में थे बीजेपी के साथ, वो शराबबंदी का विरोध करती हुई नजर आ रही थी आरजेडी। हालांकि आरजेडी के प्रवक्ता ये भी कहते थे कि हम लोग जब सरकार में थे तब शराबबंदी अच्छी तरीके से चल रही थी, जब सरकार से आके तो शराबबंदी का मजाक बना दिया गया, या जदयू के लिए ये चंदा वसूली का एक जरिया बन गया था। और अब जब है कि रेवेन्यू जनरेशन चाहिए, जब रोजगार सृजन की बात कही जा रही है, तो नहीं लगता है कि या तो शराबबंदी पे विचार करना चाहिए सरकार को, या अन्य चीजों के बजट में कटौती होने वाली है? नहीं, सबसे बड़ी बात कि ये जो शराबबंदी वाली चीज है, ये जो शराबबंदी के नाम पे जो नौटंकी जो होती है, ये आज़ाद भारत में जो मौलिक अधिकार, कौन क्या खाएगा, कौन क्या पिएगा, अगर ये सरकारें डिसाइड करेंगी तो ये तो बड़ा मुश्किल है, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक शराब का सवाल है,
तो शराबबंदी मुझे नहीं पता आरजेडी के टाइम में सफल थी, आरजेडी के हटने के बाद असफल हुई। मेरा मानना यह है कि पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व में अगर आप देखेंगे 10, 20, 25, 30, 40, 50 सालों का इतिहास अगर कहीं पे भी पूरे वर्ल्ड का देखेंगे, चाहे माफिया का बात हो, चाहे ड्रग्स की बात हो, चाहे नारकोटिक्स मतलब जो भी डिपार्टमेंट्स की बात हो, मुंबई की बात हो, चाहे आप दुबई की बात हो, चाहे अमेरिका की बात हो, चाहे यूरोप की बात हो, कभी भी प्रतिबंध के जरिए किसी भी चीजों को रोका नहीं जा सकता, नंबर 1। नंबर 2, उसके आड़ में जो डुप्लीकेट शराब पी के लोग जहरीली शराब, डुप्लीकेट शराब पी के मर रहे हैं, पीने वाले पी रहे हैं। नीतीश जी को किसने ये सर्वे करके दे दिया कि महिलाएं बहुत खुश है, घरों में शांति होगी? मैंने इसे पहले भी इस मैटर में बताया था। और सिर्फ इसका नुकसान ये होता है कि एक राज्य को एक मास इंडेक्स पे, मास लेवल पे अपने राजस्व की क्षति उठानी पड़ती है। बाकी आप ढोल पीटने के लिए बाबा बन जाएं, आप बहुत बड़े वो बन जाइए, जो करना है करिए, लेकिन अगर गुजरात में शराबबंदी सफल नहीं हो पाई आज तक, आप अगर जाएं गुजरात तो वो गुजरात का जो बॉर्डर है दमन दीव या इधर महाराष्ट्र या जहाँ कहीं पे भी है, या गुजरात में भी, मतलब अहमदाबाद में भी कहीं पे भी आप जाओगे तो होटल्स में या मुहैया कराने वाले लोग हैं, डुप्लीकेट हो या ओरिजिनल, पैसे डबल लगे या ट्रिपल, कहीं ना कहीं राजस्व की क्षति होती है। और सबसे बड़ी बात, जब आप रोजगार देने के लिए सीरियस हो ही गए हैं, चूंकि रोजगार मैं बार बार बोलता हूँ कि रोजगार का मतलब ये नहीं होता है कि रोजगार मुहैया कराने का मतलब सबको सरकारी नौकरी ही दी जाए। आप लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, बंद पड़े उद्योग धंधे, इसके जरिए जितना इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करते हैं तो उसमें लेबर हो, मैनेजमेंट लेवल हो, मतलब हर जगह लोगों की जरूरत पड़ती है, स्किल्ड आदमी, अनस्किल्ड आदमी जो भी होता है, तो सबके घरों में रोजगार जानी चाहिए। जो महंगाई का हालत है, रोजगार जानी चाहिए, उसके लिए भी आपको पैसे चाहिए, विकास के लिए भी पैसे चाहिए। भारत सरकार आपको स्पेशल स्टेटस देने से रही। भारत सरकार आज की तारीख में बीजेपी आप पे कुपित है, पहले आपके साथ मिलके भी उन्होंने बहुत कुछ नहीं दिया, तो बजट आएगा कहां से? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो अभी टीचर्स वगैरह बोलते हैं या अधिकांश डिपार्टमेंट में होता है कि 2-2 महीना, 3-3 महीना, 6-6 महीना लोगों को सैलरीज नहीं मिलती, लोग ग्रामीण महाजनों के चंगुल में होते हैं, लोग लोन के चक्कर में होते हैं, बैंकों के हालात आपके खराब हैं। अगर बैंक के हालात स्मूथ नहीं होंगे तो वो रोजगार के लिए लोन कहाँ से मुहैया कराएगा? तो फाइनली ऐसा नहीं है, और भी रास्ते हैं। आप जिन रास्तों के जरिए जाते हैं, ट्रैफिकिंग या चालान या दंड या भुगतान या टैक्सेज, जैसे आपने अभी शायद राजस्व सृजन के लिए कुछ ऐसी जगहों को आपने नगर पंचायत बना दिया जो शायद पंचायत लेवल पे भी अपनी जरूरतें या अपनी मापदंड पूरा नहीं कर रहे थे, आपने उन्हें नगर पंचायत घोषित कर दिया। एक जगह है फुलपरास, वहां पे पता नहीं पॉलिटिकल एरा क्या होता है, पॉलिटिकल डायमेंशंस जो भी हो। तो राजस्व के लिए आप जितना भी हाथ पैर मार रहे हैं, उन सारे राजस्व पर अकेला शराब के जरिए राजस्व प्राप्त कर सकती थी बिहार सरकार। और सबसे दुर्भाग्य कि एक तो डुप्लीकेट शराब, राजस्व की क्षति, लोगों का नुकसान, हर तरफ से नुकसान है। तो अगर आरजेडी वालों को लगता है कि वो शराब के विरोध में कभी रहे, सवाल विरोध या समर्थन का नहीं है, सवाल है कि पीने वाले पिएंगे ही, पी भी रहे। और अगर किसी को सर्वे करना है तो ये सर्वे किया जाए कि ये कैसे होगा। तेजस्वी और नीतीश कुमार की सरकार बनने के बाद बीजेपी कहीं ना कहीं असहज महसूस कर रही है, और जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण के तौर पर अगर देखें तो अमित शाह का इतना बड़ा रैली होना, पूर्णिया में वो रैली करते हैं, हालांकि भाषणों में कई सारी त्रुटि देखी गई, जहां पे उन्होंने पूर्णिया एयरपोर्ट बन भी जाने की बात कही, और कुछ ऑडियो क्लिप्स भी वायरल हुए कि बीजेपी के नेता इस रैली को सफल बनाने के लिए प्रशासनिक पदाधिकारियों से चंदा के नाम पर पैसों की उगाही कर रहे थे या डिमांड कर रहे थे। यानी एक था कि मैसेज देना कि अमित शाह के फेस पर या बीजेपी के नाम पर एक अच्छी भीड़ जुटाई जाए, ताकि एक मैसेज दिया जा सके उन लोगों को कि बीजेपी अभी लड़ाई में है, और तेजस्वी और नीतीश एक साथ आने से भी बीजेपी कहीं ना कहीं लड़ाई से पीछे नहीं हट रही। हाँ बिल्कुल, बीजेपी आज की तारीख में भारत ही नहीं, अधिकांश राज्यों में एक मुख्य पार्टी, मतलब चाहे वो सरकार में हो चाहे विपक्षी पार्टी हो, वो बन चुकी है। रही बात की पूर्णिया की रैली की, आखिर पूर्णिया का ही चयन अमित शाह ने क्यों किया, तो वो सारे लोग जानते हैं, हर बुद्धिजीवी को पता है कि उनकी नैरेटिव्स ही विकास, महंगाई, भ्रष्टाचार उनके नैरेटिव्स नहीं है। उनके नैरेटिव्स उन्होंने बिहार में भी चुना तो पूर्णिया चुना, इससे पहले उन्होंने बिहार में चुना तो छद्म राष्ट्रवाद के नाम पे आरा चुना था वीर कुंवर सिंह की जयंती के अवसर पर, जहाँ पे आप भारत माता वंदे मातरम का ड्रामा कर सकें। अभी आपने चुना तो हिंदू मुस्लिम के हिसाब से चुना। मुझे नहीं पता कि उनके नैरेटिव्स क्या कैसे चलते हैं, लेकिन अमित शाह की रैली और उनकी मजबूती का जो एक माइंडसेट है फाइटिंग का, तो वो फाइटिंग में रहेंगे ही, चूंकि उनके नैरेटिव्स, हमारा कहने का मतलब ये है
कि तब तक ये राजनीतिक गंदगियां या राजनीतिक गंदगी जो ऊपर में बैठे हुए लोग फैला रहे हैं, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे नीतीश जी हो, चाहे तेजस्वी जी हो, जो लोग विकास को मेन मुद्दा नहीं मानते हैं, अभी भी ये जो रोजगार के चोचले दिखाए जा रहे हैं, मुझे डाउट है कि ये रोजगार या विकास होगा तो इसके लिए बजट कहाँ से आएगा, या भारत सरकार तो मुझे नहीं पता कि जो जेन्युइन रिलीज किया करने वाली बिहार के लिए कुछ कर बिहार के लिए जो है वो सब चीजें भी शायद अब रुकेंगी। और ये बड़ा खराब चीज है। 2-3 चीजें भारत में मुझे एकदम समझ में नहीं आती कि सरकारें बदलते ही सीबीआई हो, ईडी हो या विकास का आर्थिक इंडेक्स हो, ये चीजें सरकार अपने हिसाब से चीजों को मूव कराती है। वो कभी भी आम जनता या आम स्टेट या कौन पिछड़ा स्टेट है या वो बैकवर्डनेस के नाम पे कि किसको उत्थान मिलना चाहिए, किसको ओरिजिनल मूलतः हक मिलना चाहिए, इन चीज़ों पे लोग ध्यान नहीं देते हैं। रैलियों पे रही बात कि वो आपको उगाही करना या प्रशासन की तरफ दबाव, तो वो बरसों से सदियों से परंपरा राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो आप नॉट ओनली प्रशासनिक पदाधिकारी, कई दफे तो आप इसका केस देखेंगे जब नीतीश जी वो कौन सेवा यात्रा या कौन सा सद्भावना यात्रा करते थे, ट्रेन में जाते थे, हाँ, तो उस टाइम में भी बहुत सारे सूटकेसों का आदान प्रदान होता था डीएमएसपी लेवल पे। तो ये सारी चीजें पहले से जग जाहिर है। कल नीतीश कुमार जी की भी रैली होगी, कल तेजस्वी जी की भी रैली होगी, तो वो अपने अपने रेंज में, अपने अपने रेडियस में बड़े बड़े व्यापारी, छोटे छोटे व्यापारी या चंदा या चिट्ठा या लोगों को मजबूर करना या पॉलिटिकल वर्कर्स के जरिए कि तुम 2 गाड़ी दो, तुम 4 गाड़ी दो, तुम इतना आदमी लेके आओगे, इतना चूरा गुड़ लेके आओगे। लोगों की जिंदगी ऐसे ही करती है, नेता लोग ऐसे ही माल मारते रहते हैं। इन चीज़ों से बिहार के सीन पे फिलहाल फर्क नहीं पड़ेगा। हम सब यही कहना चाहेंगे कि अगर नीतीश और तेजस्वी मिल के सही मायने में रोजगार का सृजन करना चाहते हैं तो एक बार शराबबंदी के बारे में सोचें। जैसे भारत सरकार ने गलतियां करी ना, नोटबंदी हो, जीएसटी हो, कितना सारा बंदी वो लेके आए, सारी बंदियां उनकी फेल हुई। सेम चीज शराबबंदी भी बिल्कुल बिहार में फेल है। हो सकता है कि इधर शराबबंदी अगर जेन्युइन हक में आ जाए या जेन्युइन सिस्टम में आ जाए तो बहुत सारा राजस्व आ जाए और उससे लोगों का रोजगार, रियल तरीके से रोजगार लोगों को मिल सकता है। बिहार के सीन की बात आपने कही है, तो एक अंतिम सवाल लेना चाहेंगे बिहार की राजनीति से जुड़ा हुआ। अभी के हालात में नीतीश और तेजस्वी एक साथ हैं और आने वाले समय में अगर विधानसभा चुनाव होती है तो नीतीश और तेजस्वी के मुकाबले बीजेपी सामने रहेगी। लेकिन बीजेपी में अगर एक फ्रंट फुट का चेहरा जहां पे कहें वो कोई दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी जैसे संजय जायसवाल हो या नित्यानंद राय हो या सुशील मोदी हो या मंगल पांडे की बात करें, किशोर यादव की बात करें या रविशंकर की बात करें, तो बहुत ऐसे चेहरे हैं। उन चेहरों में बीजेपी का जो नेतृत्व बिहार का है वो बटा हुआ नहीं लगता है कि मुकाबला करने में ये चुनौती है कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए। पहली बात तो बीजेपी ने पूरे भारतवर्ष में एक अजीब टाइप का रायता फैला रखा है कि आप उत्तराखंड से शुरू करो, पता भी नहीं चला कि जो उनके मुख्य चेहरे थे जिन्होंने पार्टी को सींचा या कुछ भी किया उनको उठा के कहाँ किनारे किया जाता है। आप हिमाचल प्रदेश में जाके देखो, बड़े बड़े धूमल को साइड करके जयराम ठाकुर को उठा के लाके रख दिया गया, वहां धामी जी को उठा के लाके रख दिया गया। अब बिहार का देखो ना, जब उप मुख्यमंत्री बनने की बारी आई तो उससे पहले तारकिशोर बाबू और रेणु देवी को कोई नहीं जानते थे, लेकिन ऐसे ऐसे चेहरों को आप आके उप मुख्यमंत्री बना देते हैं जिनको जनता नहीं जानती, जिनके फेस पे या जिनके फेस वैल्यूज पे जनता आपको वोट तक नहीं दे सकती। लेकिन पता नहीं आपकी क्या परेशानी होती है, आपकी क्या पेचीदगी होती है, या उसके पीछे जो उनका संगठन है, मूल संगठन आरएसएस, या क्या मतलब पैमाना है, स्केलिंग, मुझे नहीं पता। फिलहाल लोग नित्यानंद राय को लेके बहुत जोर मार रहे हैं और संभवतः अमित शाह ने बोला भी है कि हर हाल में बिहार में चुनाव होगा तो चेहरा के साथ ही हम जाएंगे। और वो चेहरा कौन होगा? संजय जायसवाल जी का अध्यक्ष का कार्यकाल 1 महीना 2 मतलब खत्म होने वाला है। आप जब भी उठाते हैं तो फिर जिस परिवारवाद का विरोध करते हैं, संजय जायसवाल को किस बेसिस पे आपने लाया, कभी बताएंगे? तारकिशोर बाबू की क्या योग्यता थी? 4 बार एमएलए होना अगर योग्यता है तो ऐसे नहीं होता है कि क्या वो पब्लिक फिगर थे, वो अपना कैंडिडेट चाहे जैसे भी हो। तो बीजेपी की एक बहुत बड़ी समस्या है ये चेहरा, और चेहरा का संकट उनके पास हमेशा से रहा है। आपको मोदी और योगी जैसे लोगों को चेहरा बनाना पड़ता है आजाद भारत, आधुनिक भारत में, तो थोड़ा सा तो टेंस की बात है, थोड़ी सी टेंस की बात है। और आप समस्या यह है कि उसके बाद मीडिया नैरेटिव के जरिए आप उन लोगों को महान पुरुष, बेहतर भी बना देते हैं। तो चेहरा का उनके साथ संकट है। मुख्य पार्टी वो होंगी ही। और अब जो अभी हालात दिख रहे हैं, अभी आपने बेगूसराय से शुरू हुआ था कहानी, आपने देखा होगा ये सैदपुर हॉस्टल तक में दलित वर्सेज यादव या ये सब, वो चिराग पासवान को आगे लाके, अब ये जो एक अंग्रेजों के द्वारा छोड़ा हुआ चीज था ना,
फूट डालो, शासन करो, इस चीज पे नीतीश प्लानिंग वे कुमार, एकदम प्लानिंग वे में ये सब चीजें होती है। अगर आप वही सैदपुर वाली घटना को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो वहाँ लड़की लड़का, वहाँ पे वो दलित और पिछड़ा का कोई केस ही नहीं था वो केस। और मैं जब पटना यूनिवर्सिटी में था तो आज से नहीं, दलित छात्रावास हो, सैदपुर कैंपस हो, महेंद्रू घाट हो, मतलब ऐसी जगहों पे हॉस्टल में अराजक तत्वों का जमावड़ा होना हर दौर, हर पार्टी, हर सरकारों में ये चलती आई है। ये चीजें पॉलिटिकल लोगों के संज्ञान में भी होती है, लेकिन लोग अपने अपने गुड फेथ में या अपने अपने सुविधा के हिसाब से इन चीजों को डील करते हैं। और आम जनता सोशल मीडिया पे चिल्लाते रहती है, दलित, पिछड़ा, अगड़ा, ब्राह्मण, यादव, मियाँ हिंदू, और नेताओं को इसमें मजा आ रहा है। अल्टीमेटली रोजगार पे हम लोग बात करने चले थे और फाइनली हम लोग पहुंचे हैं कि देश की हालात तभी ठीक होगी जब आपका इनकम का रेशियो, आपके राज्य का विकास, राजस्व जब मजबूत रहेगा, जब राजस्व मजबूत होगा तभी आप रोजगार सृजन भी कर सकते हैं, और जब जाति धर्म ये सब वैमनस्यता से बाहर आएंगे तभी आप विकास भी कर सकते हैं। तो ये हमारे साथ डॉक्टर विजय रंजन सर थे, जिन्होंने बिहार के परिप्रेक्ष्य में बिहार की जो वर्तमान हालात है या राजनीतिक समीकरण के विषय पर जो बातें कही जा रही है तमाम दलों के द्वारा, और खास करके सरकार की तरफ से जो रोजगार को लेकर के वायदे किया जा रहे हैं, और वायदे के अलावे वैकेंसीज भी निकाली जा रही है, युवाओं को उम्मीदें भी सरकार से बढ़ रही हैं, इन सारी सवालों के परिप्रेक्ष्य में का जवाब डॉक्टर विजय रंजन सर ने बखूबी दिया है। तो फिलहाल इस वक्त इतना ही। आप देखते रहें DDW 24 न्यूज। धन्यवाद।